येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रही थी, राइट। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी, जिसमें हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमने कंप्लीट कर लिया था 42 क्वेश्चन तक। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन कराया था कि कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपने देखा था। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली हमने बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई तरह के मिक्स्ड क्वेश्चन है। इट मीन्स यहाँ पर आपको मिडाइवल और एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन इज गिवन हियर कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन एंड कुतुब मीनार एंड फतेहपुर सिकरी। अब कह रहा है इसको कि सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, अगर आप देखो तो कुतुब मीनार जो है ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार जो एक संस्थापक के तौर पर आता है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, और उसने ही कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। आल्दो उसने कंप्लीट नहीं कराया था, बाद में इल्तुतमिश इसको जाकर के आगे पूरा कराता है, और भी बाद में उसको मरम्मत वगैरह कराया जाता है। तो कुतुब मीनार जो है वो सबसे पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले तो तीसरा आना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा जहाँ पर है ये देख लो, तीसरा और तीसरा, ये दो ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब देखो तुगलकाबाद किला। अब तुगलकाबाद नाम तुगलक से आ रहा है ना, तो ये अगर आप देखो तो लोधी तो सबसे अंतिम थे। तो तुगलकाबाद जो है, तुगलक डायनेस्टी सबसे पहले आ गई थी। इतने दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखेंगे तो तुगलक जो है वो पहले आते हैं लोधी से। तो 3 के बाद 1 आपका हो जाएगा। खैर 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद यह है फतेहपुर सिकरी। अब फतेहपुर सिकरी आपको देखो, ये फतेहपुर सिकरी तो आपको पता होगा कि ये तो अकबर ने इसकी स्थापना करी थी। और अकबर किसका था? अकबर तो मुगलों में आ जाता है, राइट। अकबर तो मुगलों में देखने को मिलता है, तो मुगल तो लोधी से पहले थे, तो आपका लोधी पहले हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप देखो 3-1 के बाद आपका 2 होगा, और उसके बाद फतेहपुर सिकरी जो है 4 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये तो अकबर से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर आप जानना चाहते हो कि तुगलकाबाद जो है वो उसकी स्थापना किसने करी थी, तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अब इसने कब की थी? तो ये 1321 में, 1321 में की थी। लोधी गार्डन की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये अलाउद्दीन आलम शाह, ये उतना इंपॉर्टेंट राजा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर इसने लोधी गार्डन बनाया है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और इसने बनवाया था 1444 में, 1444 में। उसी के साथ में अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये 1192 के करीब में आपको देखने को मिलता है। और फतेहपुर सिकरी जो है ये आपको बहुत बाद में, यानी 1569 में जो है वो आप देखते हो कि अकबर जो है इसको बनवाने का काम करता है, ये इसकी स्थापना करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो आपने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय, देखो यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में दिया है। किसके बारे में? फॉरेन ट्रैवलर्स। और ये हमारे यहाँ के किंग है, हमारे यहाँ के जो राजा थे। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल आया था। अकबर के समय में सर टॉमस रो नहीं आया था। सर टॉमस रो तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए कितना ज़्यादा मतलब राजाओं के साथ में बातचीत करना चाहते रहे थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो स्टार्टिंग में बहुत ही हम्बल थे। वो राजाओं के साथ में बहुत अच्छे से मित्रता वगैरह की और प्रॉपर उनके साथ में उनके यहाँ पे दरबार में काम किया। तो जो सर टॉमस रो आया था वो जहांगीर के टाइम पर आया था। किसके टाइम पर आया था? जहांगीर के टाइम पर आया था, ना कि अकबर के टाइम पर आया था। अकबर तो पहले ही चला गया था। ठीक है, शाहजहां के समय पे ट्रैवेनियर आया था, सही है। औरंगजेब के समय पे मनूची आया था, ये भी सही है। तो जो गलत है, जो सही नहीं है, वही आपका सही है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो अगर आप देखो विरूपाक्ष मंदिर, तो ये आप को विजयनगरा से संबंधित है। किससे? विजयनगर। और विजयनगर का जो कैपिटल था वो कहाँ पर था? हम्पी में था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ? तो जो धर्मत का युद्ध हुआ ना, वो आपका औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ। आपको पता होगा कि जो औरंगजेब था वो कट्टर मतलब मुस्लिम
इट मीन्स कट्टर हिंदू विरोधी था। और उसी के साथ में जब दारा सिकों को देखते हैं, ये बहुत ही ज्ञानी था, ये बहुत ही ज्ञानी था। इसको बहुत सारे मतलब जैसे गीता, रामायण, महाभारत, सारी चीज़ों का वो सारे ग्रंथों को इसने पढ़ा हुआ था और सारे धर्म को एक तरीके से, एक सही तरीके से मानता था। तो ये इसको हिंदूवादी भी बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ये युद्ध जो है इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम चलते हैं, आगे हम आते हैं एंड 47 नंबर में, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका व रसिक प्रिया हैं। तो अगर आप हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता ही होगा कि केशव दास ने जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंध विजय जो किया था वो 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आते हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली आपको मालूम होगा कि कब आए थे। तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। आपको पता होगा कि ये कालीकट के तट पर जो है वो केरला के कालीकट तट पर आता है और उसके बाद फिर इनका जो है वर्चस्व धीरे धीरे ये अपना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लूटपाट करते हैं, इवन ये लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म वगैरह बना। इसीलिए तो ये इनका जो है वो इट मीन्स क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाया और बहुत अच्छे से ये राज नहीं कर पाए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो धर्म और लूटपाट वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर व क्लाइव के बीच में हुआ, बिल्कुल सही है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, सही है। देखो आप यहीं पे जानते हो कि जब फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ तो फ्रांसीसी यहाँ पर एकदम ख़त्म जैसा हो जाते हैं। इट मीन्स कि इनका वर्चस्व जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जलियांवाला बाग का युद्ध जो है वो डलहौजी, अरे भाई जलियांवाला बाग जो है ये युद्ध थोड़ी ना है, ये एक तरीके से मैसर था। इसमें तो जो है क्लाइव था और उसने जो है क्लाइव मैं कह रही हूँ सॉरी, ये वहाँ का जो है एक बेसिकली जो गवर्नर था या जो वहाँ पर काम कर रहा था उसने जलियांवाला बाग के बारे में आपको मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1999 में जो है ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये देखने को मिलता है कि जलियांवाला जो है ये आपको पंजाब वाले रीजन में देखने को मिलता है और बेसिकली यहाँ पर मेला लगा होता है और यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और उनके साथी जो है ये यहाँ पर मीटिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं और अंग्रेज जो है वहाँ पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तो बहुत सारे बेजुबान प्लस बहुत सारे लोग जिनका बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में, राजनीति में या देश को बचाने या किसी चीज़ में कोई भी इंटेंशन नहीं था, उनका भी मृत्यु होता है। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही शर्मनाक जो है एक्ट था और इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो यही आपका गलत है। उस समय लॉर्ड डलहौजी तो था ही नहीं। डलहौजी तो आपको 1856 के टाइम पर अगर आप देखोगे तो था और ये तो 19 के करीब में था। तो यही आपका जो है गलत है और यही आपका जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि युग्म सही सुमेलित है। एक मिनट, आपका बोला है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। खेड़ा का युद्ध, निजाम युद्ध और ईस्ट इंडिया, ये तो ये देखो गलत है, ठीक है। फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा एक मिनट, ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ये सही है, ठीक है। बाकी ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। मैंने एक बार के लिए देख लिया था कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो सही है। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 47, 48, 49, 50 के बाद आपका आ जाता है 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 में आप देख सकते हो कि दिया हुआ है निम्नलिखित में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, इनका ना कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो लॉर्ड कर्जन को आपको मालूम होगा कि इसने बंगाल का विभाजन कराया था, तो ये 1905 में था। लॉर्ड इरविन को देखोगे तो ये 1926 से लेकर के 31 तक आपको देखने को मिलता है। मतलब ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, ये लोग बीच के हैं। तो पहला स्टार्टिंग में और बाद में चौथा, कहाँ पर है, ये पहला है, ये चौथा है। हाँ ये देखो, अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मैंने पहला ही जो है ये सही है। अब दूसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आ जाते हैं आपके, ठीक है। नहीं, लॉर्ड हार्डिंग पहले आते हैं, ठीक है, यानी कर्जन के बाद हार्डिंग आते हैं, हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड आते हैं और फिर आपके इरविन आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है वो किसने प्रारंभ किया था। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जिन्होंने कि शिक्षा को लेकर के, खास करके महिलाओं की शिक्षा को
जो है खास करके महिलाओं की शिक्षा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिमार्जित करने का काम किया था, महिलाओं की शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये आपके बारे में पता होना चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित था? तो ये आपको मालूम होगा कि ये संवैधानिक सुधार जो था वो था, और ये 1919 में आया था। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार जो था वो आपका 1909 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स नहीं, जोनाथन डंकन ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, बनारस का किसने किया था? जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन। ठीक है, तो ये याद रखना, तो ये गलत हो गए। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली नहीं थे। ठीक है, तो आपका केवल दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 55 है, यहाँ पर आपको बताना है लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो 1857 की क्रांति के बारे में विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। उसी के साथ में आनंद मठ के बारे में आपको मालूम होगा कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लाइफ डिवाइन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और साधना जो है श्री अरविंदो ने लिखा है। तो आप देख लो पहले का चौथा कहाँ पर दिख रहा है। देखो पहले का चौथा। ठीक है, अगर आपको पहला पता था तो आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेते। ठीक है, साधना डी हमने क्या देखा, उसी के साथ में आप देख लो दूसरा तीसरा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, ये दूसरे का तीसरा यहाँ भी मैच कर रहा है। उसके बाद अगर तीसरे का आप देखो पहला, तो तीसरे किससे आपको जो है वो क्लियर हो जाता, तीसरे का पहला, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर सही सुमेलित है। थियोडर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, यहाँ बिल्कुल सही है। ये तो थियोडर बेक थे ना, ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि बाद में आपका अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से, विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके जो है ये थे प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये कब से कब तक प्रिंसिपल थे, तो ये 1883 से लेकर 99 तक का, 1883 से लेकर के 1899 तक जो है इसके प्रिंसिपल रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा है एल्बर्ट बिल रिपन के समय पे हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। रिपन का ये कब आया था? 1881 में आया था। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल सही है, ये कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये जो थे ये मुस्लिम तो थे, और अगर बोला जाए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, लेकिन ये मुस्लिम लीग में थे ही नहीं। शायद अगर होते भी तो, क्योंकि इनका जानते हो इनका डेथ ही हो गया था, ये 1906 में, अगस्त 1906 में इनका डेथ हो गया। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1906 में हुई थी, देख रहे हो। तो 1906 से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, तो ये कहाँ से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहेंगे? तो यही जो है आपका गलत है, और बाकी 1, 2, 3 जो है वो सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूरत। अब देखो मैच द फॉलोइंग है। सूरत विभाजन 1907, ये इसके बारे में तो सबको पता होगा। ए का देखो चौथा, देखो 2 ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, डी, सी और डी। अब देखो सांप्रदायिक निर्णय 1932 में, ये आपको याद होगा कि यरवदा जब ये आया था ना, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आहत होते हैं, और ये उस समय पर यरवदा जेल में रहते हैं। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, और वहीं पर ये अनशन चालू कर देते हैं। ठीक है, भोजन वगैरह आपको याद होगा कि काफ़ी दिनों तक ये भोजन नहीं करते हैं, सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, और इतने दिनों तक वो बिना जो है वो भोजन किए इतने दिन तक रहते हैं, तो ये बहुत ही सारे लोगों के लिए बहुत शॉकिंग हो जाता है। सर्वदलीय सम्मेलन जो था वो आपको देखने को मिलता है 1928 में, और उसी के साथ पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, और वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेकर के आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो यहाँ पर लेकर के आते हैं, और 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी तट पर, ठीक है, लाहौर के रावी तट पर ये झंडा लहराते हैं, और फिर पूर्ण स्वराज की वहाँ पर घोषणा करते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन की बात करते हैं, ये 1928 में था, और ये जो है जो नेहरू रिपोर्ट था उसके विरोध में आया था, और इसके जो मेंबर थे वो सर्वदलीय सम्मेलन के, ये आपको 3 लोग देखने को मिलते हैं। एक तो आपके नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे आपके ये बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, और तीसरे एक आपके थे श्रीनिवास अयंगर।
श्रीनिवास अयंगर, और यही इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए बेसिकली मैं इसके ना एक एक क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा फैक्ट मैं बता रही हूँ, प्लस क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें उनको, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत शामिल पुरातात्विक स्रोत अभिलेख के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला है मास्की गुजरा एवं निट्टूर से प्राप्त अभिलेखों में सम्राट अशोक को देवानंपिय प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। बिल्कुल सही है। जानते हो कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें इन्हें ज़्यादातर देवान प्रिय के नाम से जाना जाता है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है, तो ये भी सही है। अब ये मंदसौर अभिलेख देखने को कहाँ पर मिलता है, तो एमपी में हमें देखने को मिलता है। आगे आ जाते हैं, गिरनार अभिलेख से खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरनार से हमें रुद्रदामन के बारे में जो है वो पता चलता है, रुद्रदामन के बारे में पता चलता है। और ये जूनागढ़ जो कि आप जानते हो कि गुजरात के पास में है, जूनागढ़ अभिलेख के मतलब जूनागढ़ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ हम और भी चीज़ें बात करें तो यहाँ पर इसी जूनागढ़ में आपको अशोक के 14 अभिलेख और स्कंदगुप्त के भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपके खारवेल दिया है ना, इनका जो अभिलेख है, इनके जो अभिलेख हैं वो आपको हाथी गुफा में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? हाथी गुफा। और ये हाथी गुफा कहाँ पर है, तो ये गिरनार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गिरनार नहीं, सॉरी, उदयगिरी में आपको देखने को मिलता है। गिरनार तो आपको जूनागढ़ के टाइम पर, जूनागढ़ के जगह पे देखने को मिलेगा। तो हाथी गुफा जो है वो आपको यहाँ पर उदयगिरी आप जानते होंगे बेसिकली उड़ीसा वाले रीजन में आता है। और ये जो खारवेल था ना, ये भी आपको कलिंगा वाले रीजन में शासन करता हुआ आपको मिल जाता है। तो पहला और दूसरा जो है वो आपका सही है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया। तो आपको मालूम होगा कि ये 1915 से 16 के बीच में ये दोनों ही लीग अपने चरम पर थे। इनका काफ़ी सारा ब्रांचेस जो है वो खोला जा रहा था। इवन अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट जी का जो होम रूल लीग था वो पूरे देश में फैला हुआ था। इसका बेसिकली जो ब्रांच स्टार्टिंग में बनाया गया वो साउथ इंडिया में बनाया गया, लेकिन बाद में ये पूरे इंडिया में ये कवर कर रहा था। लेकिन जो तिलक जी का होम रूल लीग था वो खास करके मुंबई वाले रीजन में था और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ग्रुप था। ये तिलक जी का ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन एनी बेसेंट जी का काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था। लेकिन ये बाद में 1918 में जो है इसे मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी के बाद में आ जाते हैं 59 के बाद 56 में आते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिया है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बरदोली आंदोलन। तो ये जो है असहयोग आंदोलन, आपको मालूम होगा कि जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य था कि हम 1 वर्ष के अंदर जो है वो स्वराज प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन अफसोस ये आपको 5 फरवरी 1922 में आप जानते हो कि गोरखपुर में जो है चौरा चौरी कांड हो जाता है। कौन सा? चौरा चौरी कांड हो जाता है, जिसमें करीब 22 पुलिस कर्मियों को भीड़ जो है वो आग में जला देती है। इससे महात्मा गांधी जी आहत होते हैं और ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसकी पूर्ति जो है इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। और बहुत सारे लोग इससे, बहुत से राजनेता जो है इससे नाराज होते हैं। सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के काफ़ी बड़े बड़े नेता जो है इससे दुखी होते हैं कि क्यों इसको गांधी जी ने वापस ले लिया। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही है। ये करजन जो था उसने कराया था बंगाल का विभाजन, ये भी आपको पता होगा। 1909 में मार्ले मिंटू सुधार आया था और ये सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। बहुत ही गलत तरीके का, बहुत ही खराब तरीके का ये सुधार था। नाम तो सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार, लेकिन सुधार नाम की कोई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही कम चीज़ें जो है वो इंडिया के फेवर में देखने को मिलती हैं। 1930 में असहयोग आंदोलन, अभी तो हमने बोला कि 1930 में नहीं, जबकि 1920 में असहयोग आंदोलन था। तो जो गलत है वही इसका सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 62 में, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी की गठन के लिए जिम्मेदार था। तो आपको मालूम होगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में की थी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो आपको मालूम होगा कि जो साइमन कमीशन है ये 1927 में जो है अपॉइंट किया गया था, मतलब बनाया गया था साइमन की अध्यक्षता में। और इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। और जितने थे वो सारे के सारे जो थे वो अंग्रेज थे।
क्योंकि तो इसी के साथ में जब ये साइमन कमीशन 1928 में आता है यहाँ पर, तो इसके विरुद्ध में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ की सबसे वयोवृद्ध कहे जाने वाले नेता, उनको जो है लाठी चार्ज किया जाता है उन पर पुलिस के द्वारा, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिससे जो है भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही ज़्यादा आहत होते हैं। फाइनली बाद में भगत सिंह उसको जो है गोली भी मार करके उसकी हत्या भी कर देते हैं। उसके केस में उनको जेल वगैरह भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके सुझाव पर, तो सुझाव जो था वो जॉर्ज साइमन का नहीं था, क्योंकि उस समय पर 1927 में अपॉइंट किया गया था, और उस समय यहाँ का जो गवर्नर था, यानी 1926 से लेकर के 31 तक जो गवर्नर रहा था भारत का, उस समय वो था लॉर्ड इरविन जो था वो था गवर्नर। तो गवर्नर का ही ये मानना था कि भारतीयों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो गठन था वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, हाँ, ये दोनों लोग थे। तो दूसरा, पहला और चौथा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो दांडी यात्रा के विषय में असत्य, यह संपूर्ण एक पैदल यात्रा थी, सही है। सब साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी, नहीं, ये 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था और 24 दिनों की यात्रा थी, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? सी गलत है, तो यही आपका सही भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप सही कर लेना, मैंने थोड़ा सा एक चीज़ जो है, मैंने अभी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग देखा, तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करिएगा आप। एक क्वेश्चन था जिसमें शायद मैंने कुछ गलत बोला है। एक मिनट, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने 43 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया है ना? हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट, ये जो सर्वदलीय सम्मेलन में हमने ये बोला कि इसमें नेहरू और बोस जी का मेन रोल था ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये यहाँ पर इसका नहीं है, बल्कि जो सर्वदलीय सम्मेलन था इसमें 1928 को जो है अपनाया गया था। ठीक है, 1928 का जो आपको मालूम होगा कि नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आया था, तो सर्वदलीय सम्मेलन जो था वो लखनऊ में हुआ था, और नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था। ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोला था। तो नेहरू रिपोर्ट, ये सर्वदलीय सम्मेलन के बारे में, सर्वदलीय सम्मेलन जो है 1928 में तो था, ये चीज़ तो क्लियर, ये तो सही बताया था मैंने। लेकिन इसमें मैं शायद सुभाष चंद्र बोस जी और उनके बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ इंक्लूड किया था, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, और यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में बनाया गया था उसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, उसको अडॉप्ट किया गया था। एक्सेप्ट से अच्छा अडॉप्ट वर्ड जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। ओके, आगे हम चलते हैं, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 66 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एंड करते हैं, 65 क्वेश्चन तक ही यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और शायद आपको देखने में बोरिंग भी लग जाए। बट इतने जितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके किए हैं, और अगर आप इन चीज़ों को देखते हो तो आप अपने आप को देख पाते हो कि आप कितनी हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो कर पा रहे हो। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो भी आपको बेटर फील होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपको कितनी चीज़ें जो है वो याद हैं और आप कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हो। तो आज हमने जो है 43 नंबर से लेकर के 65 नंबर क्वेश्चन तक जो है यहाँ पर किया है। अब आगे के क्लास में आगे जो भी हम प्रैक्टिस सेट का ये जो पार्ट 4 लेकर के आएंगे, उसमें होप सो कि 66 से लेकर के पूरे आपके 100 क्वेश्चन तक जो है वो कवर हो जाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।